है एक फ्रेंडली रोबोट जिसे रॉक पेपर सीजर्स में हराना नामुमकिन है। ये है एक इन्फिनिट स्लिंग की स्टेयरकेस जो कई दिनों तक लगातार चल सकती है, और ये है एक रूम टेम्परेचर वाला आइस रिंग। आज हम ना सिर्फ पिछले साल क्रंच लैब्स में बनाई गई 10 सबसे बेस्ट चीजों का काउंटडाउन करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि वो कैसे काम करते हैं, और ये भी कि आप उनमें से कुछ बिल्ड्स को खुद कैसे बना सकते हैं। शुरू करते हैं नंबर 10 से। जब आप सबको बताना चाहो कि लंच टाइम हो गया, तो आप किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करेंगे, पर ये बोरिंग है, तो हमने उसकी जगह इसे रखा, 22 चिल्लाते चिकन हेड्स का एक बैंड। ये बात तो सभी जानते हैं कि आप जब इन्हें किसी स्टोर में देखें और इन पर थोड़ा प्रेशर डालें तो बहुत मजा आता है। क्या आवाज है। अब इसकी वजह जानने के लिए हमें इसके अंदर देखना होगा, और आपको इसके अंदर ये मिलेगा। ये है एक कज़ू, इन्हें पार्टी ब्लोअर्स भी कहते हैं। तो चिकन को दबाने के बाद ये वापस एक्सपांड होकर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, जिससे हवा अंदर खींचती है, ये वाइब्रेट होता है और वो भयंकर आवाज बाहर निकलती है। और अगर आप 22 रबर चिकन्स को एक एयर कंप्रेसर से जोड़कर 100 PSI पर प्रेशराइज करते हैं और फिर वाल्व खोलते हैं, तो सबको पता चल जाएगा कि ये है लंच टाइम। अब आते हैं नंबर 9 पर। अगर आपको अपने क्रंच लैब्स बॉक्स में एक प्लैटिनम टिकट मिला और आप क्रंच लैब्स आने का मौका जीत गए, तो फिर हो सकता है कि हमारे चहेते साइंस बॉब आपको अपना डेफ्लेग्रेशन ट्यूब दिखाएं। बेसिकली इसमें थोड़ी गैस डालकर उसे जलाया जाता है, जिससे इसके अंदर फायर की एक धीमी धीमी चलने वाली वेव बनती है, जो गर्मी की वजह से फैलती है, और इसे कहते हैं डेफ्लेग्रेशन वेव। और पूरे ट्यूब में सफर करने के बाद वो वेव यहाँ अंत तक पहुँचती है, जहाँ ये गैस और फ्लेम ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक छोटा विस्फोट करती है। और क्योंकि बॉटल तेजी से फैलती गैस के रास्ते में है, वो लॉन्च हो जाती है। बुल्सआई। अब ये तो हमारे फर्स्ट तक के काउंटडाउन की पहली 2 चीजें थी, लेकिन नंबर 8 से ही चीजें दिलचस्प होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप 35 लाख एयरसॉफ्ट बीबीज लें, मैं फंस गया हूँ, और उन्हें इस तरफ फैला दें, आपको मिलेगा एक रूम टेम्परेचर वाला आइस रिंग। सच कहूँ तो मैं आज तक इतनी फिसलन भरी सतह पर खड़ा नहीं हुआ। बहुत अजीब है ना। क्रेजी है। अब देख ही सकते हैं ये लगभग पूरी तरह फ्रिक्शनलेस है, बर्फ से भी ज्यादा स्लिपरी, जिसका मतलब ये स्केटिंग के लिए परफेक्ट है। और हालांकि हमने सर्फिंग, स्केटिंग, यहाँ तक कि बॉलिंग का भी बहुत मजा लिया, लेकिन इस पर अपने पैर टिकाना बहुत मुश्किल था। इस पर रुकना नामुमकिन है। तो हमने एक प्रो को बुलाने का फैसला लिया। ये है ना, ये एक 10 साल की स्केटबोर्ड कंपटीशन जीतने वाली लेजेंड है। क्या तुम शो कर सकते हो? नहीं, मैं किक फ्लिप कर रहा था। और उसने हमारे बीबी फ्लोर पर तहलका मचा दिया। लेकिन क्या वो ये जंप कर पाएगी? आओ, शायद मेरी हड्डियां टूट गई। और एना इसमें इतनी अच्छी इसीलिए है क्योंकि वो बहुत ही जिद्दी है। मैं ये कर पाऊंगी या नहीं? और कभी हार नहीं मानती। तो जब तक एना इस ट्रिक को सीखने में लगी है, आइए जानते हैं ये कैसे काम करता है। अब ये बात तो ऑब्वियस है कि नीला समंदर इतना फ्रिक्शनलेस कैसे है, क्योंकि बीबीज जमीन पर स्मूथली रोल करते हैं और आपका पैर बीबीज के ऊपर स्मूथली रोल करता है। अब जब ये बीबीज पैर के नीचे हों, तो ये आपके पैर के नीचे कई सौ परफेक्ट पहियों के होने जैसा होगा, जिनसे आप किसी भी दिशा में स्लाइड कर सकते हैं। और अगर आप फर्श की जगह मेटल को लें और फिर अपना पैर लें और उसे भी मेटल से बदल दें, और फिर ऊपरी सतह को इस तरह से खुद से जोड़ दें और फिर नीचे की सतह को भी, तो अब वो एक दूसरे के रिलेटिवली भी उतनी ही अच्छी तरह स्लाइड करेंगे जितनी अच्छी तरह मेरा पैर फर्श पर फिसलता है। और बॉल बेयरिंग्स ऐसे ही काम करते हैं। और ये सिर्फ आपके फिजेट स्पिनर में ही नहीं है, बॉल बेयरिंग्स हर जगह हैं, आपकी बाइक्स, स्केटबोर्ड और रोलर ब्लेड के पहियों में। जहाँ पहिए एक्सेल से जुड़ते हैं, वहाँ भी आपको वो एयरक्राफ्ट इंजन्स, वॉशिंग मशीन्स और कुछ टूल्स में भी मिलेंगे। इसका मतलब वो हर चीज जो रोटेट करती है और जहाँ स्मूथ और लो फ्रिक्शन की जरूरत होती है, वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं बॉल बेयरिंग्स का। हमने एक और कूल चीज नोटिस की, जब हम इन बीबीज के साथ खेलते हैं, ये सभी मिलकर लगभग पानी की तरह बर्ताव करते हैं। हालांकि ये सूखे हैं, एंड इट मेक्स सेंस, और आप इनसे यही उम्मीद भी रखेंगे, क्योंकि जब कंप्यूटर्स को पानी सिमुलेट करना होता है, वो उसके इंटरेक्शन को समझने के लिए पानी को इस तरह के पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। और हालांकि ये एक परफेक्ट एग्जांपल नहीं है एक्चुअल फिजिकल बीबीज के लिए, लेकिन इन पर लगने वाले ज्यादातर फोर्सेस वही हैं जो पानी के पार्टिकल्स पर लागू होते हैं। अब चलिए एना के पास, जिसने हमें निराश नहीं किया।
अब जब हमने नंबर 8 देख लिया है, मर गई। नंबर 7 पर हैं ये कुर्सियां, और ये कूल इसीलिए हैं क्योंकि इन्हें प्लाईवुड के एक सिंगल टुकड़े से बनाया गया है। इसकी शुरुआत होती है एक प्लाईवुड के बड़े टुकड़े से, जिसे हम पहले पेंट करेंगे और फिर रखेंगे CNC राउटर मशीन के नीचे, जो इसे एक खास पैटर्न में परफेक्टली काट सके। और फिर बस बीच वाला हिस्सा निकालिए और इसे एक असली बैठने लायक कुर्सी में फोल्ड कर दीजिए। ये यकीन करना मुश्किल है कि लकड़ी भी लचीली हो सकती है, लेकिन ये कंप्लायंट मैकेनिज्म का एक और एग्जाम्पल है। अगर आपने मेरी दुनिया की सबसे छोटी नर्व गन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि अगर आप ठोस मटेरियल को सही आकार दें तो उन्हें भी मोड़ा जा सकता है। और दुनिया की सबसे छोटी नर्व गन की तरह इस कुर्सी को भी BYU कंप्लायंट मैकेनिज्म्स लैब में डिजाइन किया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 3D प्रिंटेबल फाइल भी है, जिसे आप अपने लिए एक मिनी सिंगल पार्ट फोल्डेबल चेयर भी प्रिंट कर सकते हैं। अब नंबर 6 पर वो धमाकेदार चीज है जिससे आप किसी भी पार्टी की जान बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ है एक वाइनल ट्यूब जिससे पानी निकलने वाला है और ये जुड़ा है एक सब वूफर स्पीकर से। तो अगर आप सब वूफर को 30 हर्ट्ज पर ऑन करें तो ये 1 सेकंड में 30 बार ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, और साथ ही ये ट्यूब भी 1 सेकंड में 30 बार वाइब्रेट होगी। और फिर अगर आप अपने फोन को 30 फ्रेम्स प्रति सेकंड पर रिकॉर्ड करने के लिए सेट करो तो आपको इसका हिलना नहीं दिखेगा। और अब जब आप पानी चालू करेंगे तो आपका कैमरा सिर्फ तभी पिक चलेगा जब वेव इस एग्जैक्ट पोजीशन पर होगी, हर 1/3 सेकंड पर। और फिर जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पानी एक जगह स्थिर है। अब इससे ज्यादा कूल ये है कि अगर आप सब वूफर फ्रीक्वेंसी को 31 हर्ट्ज पर रखें या 31 टाइम्स पर सेकंड, तो फिर हर 31 सेकंड पर जो फ्रेम कैप्चर होगा उसमें पानी हल्का सा आगे दिखेगा, जिससे ऐसा लगेगा कि पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और जाहिर है फ्रीक्वेंसी कम करने पर इसका उल्टा असर दिखेगा। और अगर आप थोड़ी एक्टिंग करें तो लोग आपको जादूगर समझने लगेंगे। लेकिन अगर हम एक स्पीकर से पानी को ऊपर नीचे वाइब्रेट करवा सकते हैं तो फिर एक और स्पीकर से दाएं बाएं भी वाइब्रेट करवा सकते हैं, जिसके कॉम्बिनेशन से हमें एक स्पाइरल मिल सकता है। और देखिए स्पाइरल मिल गया। अब I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. जिसके लिए आपको बस एक पाइप, कुछ टेप और एक कॉर्डलेस ड्रिल की जरूरत होगी। और फिर आपको बस उस पाइप को ड्रिल के नीचे चिपकाना है, और ड्रिल ऑन करने पर उसके नेचुरल वाइब्रेशंस पाइप की नोक को सर्कल में रोटेट करवाएंगे, वो भी उस 30 टाइम्स पर सेकंड के रेट पर। और फिर ट्रिगर का इस्तेमाल करके जब आप ड्रिल की स्पीड कम या ज्यादा करेंगे तो इससे वेव आगे और पीछे जाएगी। और फिर ट्रिगर का इस्तेमाल करके जब आप ड्रिल की स्पीड कम या ज्यादा करेंगे तो इससे वेव आगे और पीछे जाएगी। अब बताइए ये कूल है ना? अब आप जो यहाँ देख रहे हैं उससे बहुत से लोग लैमिनर फ्लो को समझने की गलती करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ये है लैमिनर फ्लो। ये तब होता है जब किसी फ्लूइड के लेयर्स टर्बुलेंट और अनप्रेडिक्टेबल होने के बजाय एक दूसरे के ऊपर प्रेडिक्टेबल पैटर्न में स्लाइड करते हैं। अब दोनों में फर्क ये है कि स्पीकर वाले सेटअप के साथ आपको वो कूल इफेक्ट कैमरा की मदद से मिलता है, क्योंकि वहाँ फ्रेम रेट पाइप के वाइब्रेशन से मैच करती है। लेकिन लैमिनर फ्लो बिना किसी कैमरा के रियल टाइम में भी बहुत शानदार लगता है। और एक बार फिर आपके लिए एक अच्छी खबर है, आप इसका भी एक छोटा और सिंपल वर्जन बना सकते हैं, जिसमें आपको बस एक बलून लेकर उसमें पानी भरना है, टेप से टिक टैक टो वाला स्क्वायर बनाना है और फिर उसमें बीच में छेद कर देना है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसे बनाना आसान है, मगर ये किसी जादू की तरह लगता है। अगले 2 इन्वेंशंस भी काफी सिंपल और फन हैं, जिसके बाद हम देखेंगे हमारे यहाँ के टॉप 3 बेस्ट बिल्ड्स। नंबर 5 पर है ये हेवीली मॉडिफाइड रूम्बा, क्योंकि हर महीने हम अपने क्रंच लैब्स बिल्ड बॉक्स में एक प्लैटिनम टिकट रखते हैं, और अगर ये आपको मिले, मुझे मिल गया, तो आपको मिलेगा यहाँ क्रंच लैब्स में आने का मौका। और जब आप यहाँ होंगे तो जाहिर है कि हम यहाँ एक एपिक नर्व गन बैटल करेंगे। लेकिन वो मजा सिर दर्द बन जाता है जब हमें बाद में साफ सफाई करनी पड़े। लेकिन साफ सफाई क्यों करना? इससे तो अच्छा मैं ये सब करने के लिए एक रोबोट बना लूं। तो मैंने एक कौन उठाने वाले इस इन्वेंशन को लेकर 3D प्रिंट करके उसके लिए अटैचमेंट बनाया और फिर उसे एक रूम्बा के आगे जोड़ दिया, जिससे मेरा काम हो गया आसान। अब मुझे बस बीच बीच में उसे खाली करना पड़ता है और मैं अपना बाकी का खाली समय अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर लगा सकता हूँ। उदाहरण के लिए नंबर 4, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मुझे और क्रंच लैब्स को कुछ अवार्ड्स मिले हैं, पर मुझे उन्हें सबके सामने किसी ट्रॉफी केस में दिखावा करने के लिए नहीं रखना, लेकिन उन्हें किसी बॉक्स में छोड़ देना भी गलत होगा। तो मैंने एक आइडिया निकाला। अगर आप इस हैंडल को खींचे तो ये एक 6x1 मैकेनिकल एडवांटेज वाले पुलिस सिस्टम की मदद से इस मिरर को 45 डिग्री से रोटेट करेगा। तो अब आप वो ट्रॉफीज तभी देख पाएंगे जब आप ठीक इस जगह खड़े रहकर ऊपर देखेंगे। और अब आते हैं आखिरी 3 बिल्ड्स पर। ये है साइमन, मेरे बचपन के सबसे पसंदीदा गेम्स में से एक। बेसिकली ये लाइट्स एक एक करके ऑन होती है और आपको बस वो पैटर्न इन बटन्स को दबाकर रिपीट करना होता है।
ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन हर बार ये उस पैटर्न में एक और कलर जोड़ देता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये अपनी रफ्तार भी बढ़ाएगा। यानी ये बस शुरू में आसान है। नहीं, अभी उतना ही मुश्किल है जितना पहले था। मुझे लगता है शायद मैं बचपन में इसके लेवल 13 तक ही पहुंचा था, लेकिन अब लकीली मैं एक इंजीनियर हूँ, जिसका मतलब है कि अब मेरे पास कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स हैं। वो स्किल्स जिन्हें मैंने अपने करियर के दौरान सीखे हैं, वो स्किल्स जिसकी मदद से मैं ऐसे गेम्स की छुट्टी कर सकता हूँ। तो अगर हम साइमन को यहाँ रखें और फिर इस बेरहम कॉकरोच ट्रैप से इंस्पिरेशन लें, तो हम इसके चारों ओर 4 पोस्ट जोड़ सकते हैं, जहां चारों ओर के पास एक ड्रम स्टिक, अपना रबर का हाथ और उससे जुड़ा एक सर्वो मोटर होगा। तो ये तो हमारे लिए बटन दबाने का काम करेंगे, लेकिन कौन से बटन दबाने हैं ये कौन बताएगा? उसके लिए हमने यहाँ एक वेबकैम लगाया जो रास्पबेरी पाई की मदद से एक पाइथन स्क्रिप्ट चलाता है और ये उस पूरे कैमरा फील्ड के इन 4 छोटे रेक्टेंगल्स को जोड़कर जहाँ बल्ब लगे होते हैं बाकी सबको नजरअंदाज करेगा। तो जब उन चारों कलर्स में से किसी एक ही लाइट जलेगी, इसे पता चल जाएगा कि इसे उस बटन को दबाना है। और जब आप उस पैटर्न को रिकॉर्ड करके उसे वापस चला सको तो जाहिर है ये गेम बहुत आसान हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा ही आसान। चलो शुरू करें। तो अब बस हमें बढ़िया साइमन सेज के सभी 32 लेवल को पार करना था। लेवल 3 अपनी पूरी कोशिश करो। और हालांकि 32 सुनने में एक रैंडम नंबर लगता है, पर इसके पीछे भी एक वजह है। 1978 में जब ये गेम लॉन्च हुआ था तब बिट्स बहुत महंगे थे और अगर आपके पास 5 बिट्स हों तो उससे बाइनरी में सिर्फ 32 तक गिना जा सकता है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हम लेवल 16 पर हैं। तो जब तक मेरा साइमन सेज रोबोट मेरे बचपन का बदला ले रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह इस वीडियो में अब तक आपने जो कुछ भी देखा, उसी तरह एक इंजीनियर होने की मेरी सबसे फेवरेट चीज ये है कि मैं अपने किसी भी सपने को सच कर सकता हूँ। तो अगर आप भी इस स्किल को डेवलप करना चाहते हो तो क्रंच लैब्स आपके लिए है, क्योंकि बच्चों के लिए हमारे पास है बिल्ड बॉक्स और फिर टीन्स और एडल्ट्स के लिए हमारे पास है हैक पैक। दोनों ही केसेस में इन्हें आपके दरवाजे तक पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बाद हम उसे साथ मिलकर बनाएंगे और उसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे और तो और उसके फंडामेंटल टूल्स के बारे में भी सीखेंगे, ताकि आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाएं और चीजें इन्वेंट करें। अब हम पहुंच गए हैं लेवल 27 पर, सिर्फ 5 और बचे हैं। तो इन छुट्टियों में अगर आपको अपने या अपने किसी खास के लिए कुछ ऐसा लेना हो जिससे चीजें बनाने के मजेदार और फायदेमंद शौक को शुरू करने में मदद मिले, तो ये QR कोड स्कैन कीजिए या जाइए crunch-labs.com पर। फाइनल लेवल, लेट्स गो! ये इतिहास रचेगा। तो 10 मिनट और इस रोबोट की थोड़ी सी मदद के बाद मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मैंने आखिरकार इस गेम को हरा दिया। हमने कर दिखाया। 2 ताली, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो। अब चलो नंबर 2 पर। मेरे इस नन्हे दोस्त से मिलिए, इसका नाम है रॉकी और ये एक रोबोट है जो सिर्फ एक ही चीज में उस्ताद है। नहीं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये कितना अच्छा है, अगर आपके पास अपना रॉक पेपर सीजर्स रोबोट नहीं है तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूं जिससे किसी भी इंसान के सामने आपके जीतने की संभावना 75% तक बढ़ जाएगी। क्योंकि कुछ साल पहले रिसर्चर्स ने रॉक पेपर सीजर्स के 54,000 गेम्स को स्टडी किया और उन्हें एक पैटर्न मिला। अगर आपका अपोनेंट जीता तो इसकी संभावना ज्यादा है कि वो अपनी चॉइस नहीं बदलेगा, और अगर वो हारे तो वो रॉक पेपर सीजर्स इस ऑर्डर में अगले चॉइस को चुनेगा। तो आपको बस याद रखना है कि अगर आप जीते तो रॉक पेपर सीजर्स की लाइन में अगले वाले को चुनना, अगर आपने उन्हें रॉक से हराया तो नेक्स्ट पेपर चुनना, और अगर पेपर से हराया तो सीजर्स चुनना, और अगर आप हारे तो रॉक पेपर सीजर्स की लाइन में उल्टा जाना, तो अगर सीजर्स से हारे तो पेपर चुनना, और अगर पेपर से हारे तो स्टोन को। याद रहे, जीतने पर आगे जाना और हारने पर उल्टा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार जीतेंगे, लेकिन इससे आपके किसी भी एक गेम में जीतने की संभावना 10% से बढ़ जाएगी। तो अगर आप बेस्ट ऑफ 20 खेलें तो वो प्रोबेबिलिटी ऐड अप होगी और आपके जीतने के चांसेस हो जाएंगे 75%। और साइंस के नाम पर मैंने खुद इस ट्रिक को आजमाया और ये ट्रिक काम करती है। मैं हर एक गेम तो नहीं जीता, लेकिन मुझे जो एडवांटेज मिला उससे मेरा पलड़ा हमेशा भारी रहा। अब रही बात रॉकी से जीतने की, तो माफ करना, लेकिन उसकी संभावना बहुत बहुत कम है। रॉकी! और कम से मेरा मतलब है 0%। और ऐसा इसीलिए क्योंकि रॉकी ना सिर्फ मेरे हाथ का ऊपर नीचे हिलना ट्रैक करता है, बल्कि वो ये भी देखता है कि मेरी उंगलियां कहाँ हैं, वो भी 100 फ्रेम्स पर सेकंड में एक IR हैंड मोशन डिटेक्टर और एक मिनी कंप्यूटर की मदद के साथ। और ये कंप्यूटर सारी जानकारी इकट्ठा करके रॉकी के 3D प्रिंटेड हाथों को सिग्नल भेजता है, ये बताते हुए कि उसे कौन सा शेप बनाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं, चाहे मैं धीरे हाथ हिलाऊं या फिर बहुत तेज, जीतने वाला तो यही है। और जो कोई भी इसे पहले हराएगा उसे मिलेगा ये $10,000 वाला ब्रीफ केस। लेकिन सच कहूं तो मेरे हिसाब से आपके लिए इस अमेरिकन ग्लैडिएटर्स टेनिस बॉल कैनन से उस बुल्सआई को हिट करने के चांसेस ज्यादा होंगे।
अब फाइनली चलिए आते हैं पिछले साल हमारे यहाँ क्रंच लैब्स में बनाई गई हमारी सबसे कूलेस्ट चीज पर, द इन्फिनिट स्लिंकी स्टैरकेस। ज्यादातर अच्छे इन्वेंशंस की तरह स्लिंकी का आविष्कार भी 1943 में एक नेवल इंजीनियर द्वारा गलती से हुआ था, जिसने अनजाने में शेल्फ से एक स्प्रिंग गिरा दी थी और उसने देखा कि वो बड़े मजेदार तरीके से नीचे वॉक करके गई। तो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर इससे एक खिलौना बनाने का फैसला किया, जिसे उन्होंने नाम दिया स्लिंकी। और आज 80 साल बाद 30 करोड़ से भी ज्यादा स्लिंकीज बिक चुके हैं। बचपन में मुझे स्लिंकीज पसंद थे। मुझे खास तौर पर ये देखने में मजा आता था कि मैं उससे एक बार में कितनी सीढ़ियां उतरवा सकता हूँ। सैडली मेरा रिकॉर्ड सिर्फ 7 या 8 का है, तो नेचुरली अब जब मैं एक इंजीनियर हूँ, वक्त आ गया है उस अधूरी तमन्ना को पूरा करने का। पहले मैंने एक ट्रेडमिल यूज करने का सोचा, उसे कुछ इस तरह झुकाकर, लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि इसकी सतह सीढ़ियों की तरह सीधे न होने की वजह से स्लिंकी बार बार रुक रहा था। तो इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमने एक असली एस्केलेटर पर इसे आजमाया। यहाँ स्लिंकी थोड़ा बेहतर चला, लेकिन वहाँ स्टेप्स के बीच दूरी कुछ ज्यादा ही थी। तो फिर हमने अपना एक खुद का एस्केलेटर बनाने का तय किया, जिसे मैं अपने हाथ से चला सकूं। फन फैक्ट, मॉल के एस्केलेटर्स भी इसी तरह काम करते हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन ये स्टेप्स घूम कर वापस आते हैं। तो ये इस तरह नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं। अब हमारा प्रोटोटाइप अच्छे से काम कर रहा था क्योंकि उसकी स्टेयर स्पेसिंग सही थी, लेकिन अब हमें समस्या आ रही थी कि स्लिंकी को अलाइन रखने में, जिसे सुलझाने के लिए हमने ये 3D प्रिंटेड सेल्फ सेंटरिंग कोन्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि हर स्टेप पर ऐसा एक कोन रखने से स्लिंकी खुद अपने आप को बीच में अलाइन कर सकता था। आखिर में हमने उस हैंड क्रैंक को निकालकर उसकी जगह एक मोटर और स्पीड कंट्रोलर फिट किया, ताकि हम इसकी टाइमिंग बिठा सकें। अब ये ऑलमोस्ट परफेक्ट था, लेकिन हमने जाना कि स्लिंकी के नीचे गिरने की स्पीड बदलती रहती है। तो अब जब हमारे प्रोटोटाइप ने अपना काम कर दिया था, हमने इसका एक फाइनल वर्जन बनाया जो दिखने में अच्छा था और जिसके आगे एक फ्लाइट प्रॉक्सिमिटी सेंसर जुड़ा था, जो एक फीडबैक लूप चलाएगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि स्लिंकी हमेशा एस्केलेटर के बीच में ही रहे। और ये सब करने के बाद आपको मिलता है ये। लेकिन इसके ऑफिशियल डेमोन्स्ट्रेशन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे स्लिंकी की सबसे कूलेस्ट चीज क्या लगती है। जब आप इसे इस तरह कहीं से लटकाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो उसका निचला हिस्सा उसी जगह पर स्थिर रहता है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण और इसे ऊपर खींचने वाले तनाव के बीच बैलेंस्ड है। और वो टेंशन फोर्स तब तक नहीं बदलता जब तक इसका ऊपरी हिस्सा नीचे ना आ जाए, जिसके बाद ये कहता है, ओ मुझे तो नीचे गिरना था। अब और वक्त बर्बाद ना करते हुए ये रहा। इसका एक और कूल फीचर ये है कि हम इन बटन से इसे थोड़ी देर के लिए धीमा और तेज कर सकते हैं, जिसके बाद सेंसर इसे बीच में रखने वाले अपने काम पर वापस लग जाता है। अब मेरे बचपन का रिकॉर्ड था 8 स्टेप्स, तो चलिए देखते हैं कि ये मशीन उस रिकॉर्ड को कितने बड़े अंतर से ब्रेक करती है। ठीक है, मुझे इसे चालू किए लगभग 48 घंटों से ज्यादा हो चुका है, जिसका मतलब ये स्लिंकी अब तक 2,08,000 सीढ़ियां उतर चुका है, जो कि मेरे बचपन के रिकॉर्ड से 29,000 गुना ज्यादा है। और इसी के साथ मैं अपनी जीत स्वीकार करता हूँ।